हम कर रहे हैं ऋग्वेदिक एज। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया है? वेदास, ब्रह्मणास, उपनिषद, आरण्यकास, एपिक्स। क्या होते हैं ब्रह्मणास? एक्सप्लेन। उपनिषद क्या होते हैं? और आरण्यकास। ठीक है, उसके बाद हमने आर्यंस कैसे आए, कहाँ से आए, वो भी देखा, प्लस द बिगिनिंग ऑफ ऋग्वेदिक एज। ठीक है, ऋग्वेदिक एज शुरू हुई थी जब आर्यंस हमारे देश में आ गए थे। देन वी हैड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। प्री आर्यंस यानी कि जो दस्यूस दासास के साथ था, और अमंग्स देमसेल्व्स। ठीक है, जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन इमर्ज हुई थी? भारतास। भारतास जॉइन हैंड विद पुरुष। 10 भारतास का वॉर हुआ था होस्ट ऑफ 10 किंग्स के साथ, जिसमें भारतास जीत गई थी। आफ्टर दैट भारतास जॉइन हैंड विद पुरुष एंड फॉर्म्ड अ न्यू क्लैन नोन एज कुरुस। then join hand with Panchalas and ruled the all over the upper Gangetic plain। ठीक है, और भारतास के नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया था भारतवर्ष। ठीक है, then we had the material life। हमने मटेरियल लाइफ कर ली है, जिसमें हमने देखा काउस बिकेम अ सिंबल ऑफ वेल्थ। काउस के लिए जो वॉर होते थे उसको क्या बोलते हैं? काउस के लिए जो वॉर होते थे गविष्ठी। और जिसके पास बहुत सारी काउस या कैटल होती थी उसको बोलते हैं गोमत। आयरन को क्या बोलते हैं? अब सॉरी, कॉपर को एयास। ठीक है, और क्या था? बाली क्या होता है? वॉलंटरी टैक्स, वॉलंटरी ऑफरिंग्स जो लोग अपनी मर्जी से अपने ट्राइबल चीफ को देते थे। बाली बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैड व्हाट वाज द प्लॉट लैंड नोन एज? क्षेत्र। क्षेत्र, और बहुत बार क्षेत्र कम मेंशन किया होता है, उर्वरा ज़्यादा मेंशन किया होता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स याद रखना। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, चाहे आप JKPSC दो, JKSSB दो या UPSC दो। कुछ पॉइंटर्स हैं। ठीक है, मटेरियल लाइफ सबको समझ आ गई थी। तो हमने देखा लाइफ क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड टूवर्ड्स सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन। और सोसाइटी क्या थी? मैट्रियार्कल थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी इस्टेब्लिश हो गई थी। तो अब ऑब्वियसली अगर वॉर हो रहे हैं, होस्ट ऑफ 10 चीफ्स का जैसे वॉर हुआ, तो इसका मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, कुछ तो चीफ या कुछ वैसा कुछ होगा ही। तो आज हम करेंगे ट्राइबल पॉलिटी, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज। ट्राइबल पॉलिटी। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज और द ऋग्वेदिक एज द ट्राइबल पॉलिटी बिगेन इन आवर कंट्री। और ट्राइबल पॉलिटी में इस सारे ट्राइब का हेड कौन होता था? और ट्राइबल चीफ। Tribal chief was the head of a particular tribe and this chief was known as Rajan।
ठीक है। अब जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़, जितनी भी सेटलमेंट्स उस टाइम पे ऋग्वेदिक एज के दौरान हुई, उस हर कम्युनिटी का और हर ट्राइब का एक ट्राइबल चीफ होता था जिसको राजन बोला जाता था। एंड इवेंचुअली दिस पोजीशन ऑफ राजन बिकेम हेरिडिटरी, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन पास होने लगा। आज से पहले किसी भी चीफ का एविडेंस हमारे पास नहीं है। आईवीसी उठा के देख लो, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता, बस यही हम मानते हैं कि कोई मर्चेंट का ग्रुप था जो शायद रूल करता होगा। बट हेयर अ ट्राइबल चीफ रूल्ड ओवर हिज और हर इज हिज पर्टिकुलर ट्राइब एंड वॉज नोन एज राजन, और उसका बेटा ही आगे जाके उसकी पोजीशन संभालता था। ठीक है। अब किंग का क्या रोल था, अब राजन क्यों बोला गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि किंग को बनाया गया? बिकॉज पीपल ऑफ द टाइम कंसीडर्ड देयर चीफ एज प्रोटेक्टर। ठीक है, उनके लिए उनका चीफ उनकी ट्राइब का प्रोटेक्टर था। वो क्यों? उनकी अब वेल्थ आ गई थी। हाँ, अब लड़ाइयाँ हो रही थी, वॉर हो रही थी, टेरिटरी एक्विजिशन हो रही थी, तो प्रोटेक्टर ऑफ दी कैटल या काउ को ऑब्वियसली काउ के लिए वॉर्स हो रही थी, तो काउ को प्रोटेक्ट करना है। ऑब्वियसली पूरी ओवरऑल ट्राइब, और फॉट वॉर्स फॉर द ट्राइब एंड ऑफर्ड प्रेइंग्स टू गॉड ऑन द बिहाफ ऑफ ट्राइब। तो यहाँ पे किंग का यानी कि राजन का रोल बढ़ गया कि अलॉन्ग विद द प्रोटेक्टर ही वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, तो था ही ऑफ काउ एज वेल। ही फॉट वॉर्स फॉर द ट्राइब एज वेल एज ऑफर्ड प्रेइंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्राइब। इसका मतलब सारे लोग पूजा नहीं करते थे, किंग पूरी ट्राइब के बिहाफ पे भगवान को प्रेयर्स या जो भी चीज़ें ऑफर करनी होती थी या जो भी सैक्रिफाइसेस होते थे वो करता था। तो यहाँ पे हो सकता है कम्यूनल रिचुअल्स होते हो, कम्यूनल सैक्रिफाइसेस होते हो रादर देन इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस। यहाँ तक क्लियर है? प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब में ये सारा आता है। काउ ट्राइब फॉट वॉर्स एज वेल एज ऑफर्ड प्रेयर्स टू द गॉड ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्राइब। ठीक है, तो now the king became a preeminent member of the tribe, यानी कि someone who have power, someone who is important and someone who is dominant। ठीक है। However, अगर हम बोले कि कैसा चीफ होता था? इंद्र, he was considered to be इंद्र in valor, मतलब गुस्से में, स्ट्रेंथ में इंद्र के जैसा। इंद्र उस टाइम पे वॉर लॉर्ड था ना आर्यंस का, तो लोगों के लिए ट्राइबल लोगों के लिए उनका चीफ इंद्र जैसा होना चाहिए इन वेलर। देन वी हैव मित्र, एक और गॉड है, इन काइंडनेस। मित्र जाने जाते थे उनकी काइंडनेस के लिए कि जो भी आशीर्वाद लोग उनसे मांगते थे वो दे देते थे। तो किंग उसी मित्र की तरह, उन्हीं मित्र भगवान की तरह होना चाहिए इन काइंडनेस। एंड वरुणा इन वर्च्यूज, यानी कि वरुण भगवान की तरह या वरुण देव की तरह उसका जो वर्च्यू है, उसका जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो उनकी तरह होने चाहिए। दीज वर द डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ द राजन ड्यूरिंग द ट्राइबल एज इन दिस पीरियड। कि राजन एक तो हमारी ट्राइब को प्रोटेक्ट भी करेगा, हमारी काऊ को भी प्रोटेक्ट करेगा, हमारे लिए युद्ध भी लड़ेगा, और हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बिहाफ पे भगवान को प्रेयर्स भी ऑफर करेगा, और साथ साथ में उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उस टाइम की सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट थी। क्या हो रहा था? वॉर हो रहे थे, ठीक है, कोई टैक्सेशन नहीं था, किंग की काइंडनेस से सबको सब कुछ मिल रहा था, तो उनको काइंडनेस भी चाहिए थी। और अगर सोसाइटी लीड करनी थी, पहली ऐसी सोसाइटी लीड करनी थी, तो वर्च्यू और नॉलेज भी चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं किंग में ये क्वालिटीज़ लोग डिज़ायर करते थे। यहाँ तक समझ आया? क्लियर कर दूँ ये? ठीक है। हाउएवर किंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसकी पावर जो थी वो अनलिमिटेड नहीं थी। अनलिमिटेड पावर का मतलब है, अनलिमिटेड पावर का मतलब होता है कि आप किसी को अकाउंटेबल नहीं हो, किसी को आंसरेबल नहीं हो। इट इज़ योर ओन डिसीजन, 100% योर ओन।
मतलब आपने किसी से कंसल्ट नहीं करना या आपको कोई रोक नहीं सकता कि ये डिसीजन क्यों लिया, ये चेंज करो इस डिसीजन को। पर किंग के यहाँ पे अभी अनलिमिटेड पावर नहीं थी। ही वॉज गाइडेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम पे बनी थी जो किंग को गाइड करती थी इन डिफरेंट अफेयर्स, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड मैटर। इसका मतलब किंग ऑटोक्रेट नहीं था, अभी ऑटोक्रेसी प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट है, उसको जो कैबिनेट बोलती है या कैबिनेट जो डिसीजन पास करती है, कैबिनेट भी प्रेसिडेंट भी तो वही डिसीजन पास करता है ना। अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर करनी है, उसको पहले कैबिनेट से डिस्कशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, राइट। उसी तरीके से अगर इस ट्राइबल चीफ को कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो कुछ कम्युनिटीज़ थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो उसको गाइड करते थे और उनके गाइडेंस के हिसाब से वो चलता था। 4 ऐसी असेंबलीज पाई गई है, सभा, समिति, गाना एंड विधाता। These are the 4 assemblies formed during this age which guided the king in different aspects, in different matters on the basis of for the political structure or the political handling। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा मेंशन पाया गया है कि जो समिति थी ना, वो किंग के इलेक्शन भी करती थी कि कौन किंग बनेगा, कौन राजन बनेगा। ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन हैव आल्सो बीन फाउंड बाय द मेंबर्स ऑफ समिति। यहाँ तक क्लियर है ये 4। अब इसमें सभा और जो विधाता थे, सभा एंड विधाता, 2 ऐसी सभा थी जहाँ पे वुमेन भी बैठती थी। यहाँ पर इतना डेरोगेशन वुमेन का नहीं हुआ था। वुमेन वर अलाउड टू सिट इन ओनली 2 असेंबलीज, दैट इज सभा एंड विधाता। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब ऑटोक्रेसी नहीं थी, हायरार्की के बेसिस भी था, पर कुछ ट्रेसेस भी पाई गई हैं कि इलेक्शन हो रहे थे। अब एग्जैक्ट नहीं, बट ट्रेसेस पाए गए कि समिति शायद इलेक्ट भी करती थी। हाउएवर इवेंचुअली हो सकता है शुरू में इलेक्शन होते हो, इवेंचुअली जब पावर बढ़ती गई, उनकी ट्रांसिशन हुआ है ना लेटर वैदिक में, तो हो सकता है वो पावर हेरिडेटरी हो गई हो, है ना। आज के टाइम पे अगर कोई बंदा 20 साल पावर में रहे तो उसका बेटा पावर में आएगा ही, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, एकदम से ऑटोक्रेसी कभी नहीं आती, वो इवेंचुअली फॉर्म होती है। जब एक बंदा बहुत साल पावर में रहता है, इवेंचुअली उसको पावर, ऑब्वियसली जो 20 साल पावर में रहा है वो यही विश करेगा कि उसके हाथ में पावर रहे। तो जब वो एजम्पशन आती है, वो बिलीफ आता है, तो फिर वो पावर हेरिडिटरी हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये मिटा दो। तो विधाता और सभा में वुमेन बैठती थी ओनली ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक एज के बाद वुमेन की डेरोगेशन बहुत बुरी तरीके से हो चुकी थी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी असेंबलीज थी सभा और समिति, जो किंग को डिफरेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती थी, गाइड करती थी। अब सभा क्या थी, इससे पहले देखते हैं। सभा बेसिकली एक बॉडी थी, एक असेंबली थी, जिसमें जैसे आज के टाइम पे वो होती है ना ग्राम सभा पता है उसमें क्या होता है, वो एक विलेज के सारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। वैसे ही इस सभा में भी उस जगह के सारे एल्डर मेंबर्स थे जो किंग को गाइड करते थे ऑन द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे फंक्शनड एज कोर्ट, मतलब कोई बुरी हुई, कोई चोरी हुई, कोई मर्डर हुआ है तो उस चीज़ में भी यही काम करते थे। क्रिमिनल केसेस हेयर करते थे, तो सभा हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट केसेस, एक्टेड एज अ कोर्ट इन द एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस। सभा का रोल समझ आया? और सभा का जो हेड था उसको बोलते थे सभापति। ठीक है, तो अगर कोई असेंबली बनाई गई है, किंग का मेन फंक्शन कहाँ होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ही तो होता है ना। तो एक असेंबली, जैसे आज के प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखता है, पर प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कौन करता है? कैबिनेट जो डिसीजन पास करती है वही होता है। वैसे ही सभा एज ए कैबिनेट एक्टेड फॉर द राजन ड्यूरिंग दिस एज। रिलेट करोगे तो जल्दी समझ आएगा। यहाँ तक समझ आया?
ठीक है. देन वी हैड समिति. इट वॉज अ पॉपुलर असेंबली. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग, ऑलमोस्ट सारे विलेज के लोग असेंबल होते थे. और सभा के बाद दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज. अब क्या हुआ, सभा संभाल रही है एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट है, पीएम है. उसके बाद हमारी पार्लियामेंट आती है. कैबिनेट में कौन होते हैं, पीएम के सिलेक्टेड लोग, और ज़्यादातर बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो एल्डर होते हैं, अमित शाह हो गया या एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, जो मेन पोर्टफोलियो है वो सारे कैबिनेट में होते हैं. बाकी भी तो इलेक्ट होते हैं, वो किस में होते हैं, पार्लियामेंट में, पर वोट तो वो सारे करते हैं, पर मेन डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट. पर सपोर्ट किसका चाहिए, सबका, किसी बिल को पास करने के लिए. समिति को आप कंपेयर करो कि ये वही बाकी लेजिस्लेटिव थी जो सभा को सपोर्ट करती थी. ठीक है, तो ये ट्राइबल बिजनेस को ओवरव्यू करती थी. पार्लियामेंट में भी, तो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री बिजनेस में. बिल आता है ना जब, तो बिल को पास करने की स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज. डिफरेंट स्टेजेस होती है. पहले लोग जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो, लोकसभा में होगा तब भी सेम स्टेजेस फॉलो होगी, राज्यसभा में होगा तब भी सेम स्टेज फॉलो होगी. ठीक है, ये तुम्हारे लक्ष्मीकांत में है, पॉलिटी में. तो वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, जब सेशन हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस. मतलब वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज़ देयर वर्क. ठीक है, अब हम बैंक में काम करते हैं, जैसे मैं बैंक में काम करती थी, तो हमें अकाउंट्स खोलने हैं या हमें इंश्योरेंस करना है, दैट वाज माय बिजनेस. ठीक है, तो उसी तरीके से समिति ट्राइबल बिजनेस हैंडल करती थी. तो दिस इज एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ. एडमिनिस्ट्रेशन तब तक नहीं चलेगा जब तक बिजनेस सही चलेगा. अब तो चलो डिफेक्शन का केस लग जाता है, पर अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ बिल ले आया, ठीक है, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर उसने कुछ बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, पर अगर बाकी लेजिस्लेटिव, बाकी मेंबर्स नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो बिल पास होगा नहीं. पर आज के टाइम पे तो वो है ना कि आपको अपनी पार्टी को सपोर्ट करना ही, वरना डिफेक्शन लगता है, एंटी डिफेक्शन वो होता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. पर अगर पहले जैसे ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो बहुत बार ऐसे केसेस आते थे डिफेक्शन के. तो वैसे ही समिति एक्टेड एज दी पार्लियामेंट. क्लियर है यहाँ तक? एक सेकेंड. क्लियर है यहाँ तक? सभा और समिति का रोल समझ आया. विधाता और गाना भी छोटे मोटे रोल्स परफॉर्म कर रहे थे. जैसे आज के टाइम में कितने यूनियंस होते हैं, कितनी असेंबलीज होती है छोटी मोटी, वैसा ही विधाता और गाना का रोल था. ये याद रखना ज़रूरी है कि वुमेन कहाँ बैठती थी. ठीक है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, बिकॉज आफ्टर द ऋग्वेदिक एज वुमेन उस असेंबली में भी उनको अलाउ नहीं था बैठना. यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ये तो हो गए मेजर फंक्शन. अब हम नीचे आते हैं ब्यूरोक्रेसी में. प्राइम मिनिस्टर ग्राउंड लेवल पे तो काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए और लोग चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, आईपीएस चाहिए, आईएफएस चाहिए. वैसे ही यहाँ पे भी राजन को यानी कि किंग को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में असिस्ट करने के लिए कुछ फंक्शनरीज थी, यानी कि कुछ पोजीशंस बनाई गई थी. अब उस टाइम पे इतना एक्सट्रीम या कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, तो सबसे पहले उस टाइम पे कौन ज़रूरी था? पुरोहित. इसको बोलते हैं पुरोहिता. आपने वो देखी है ना, पुरानी मूवीज़ वगैरह देखी होगी, कोई भी कोर्ट होता था वहाँ पे एक बड़ा प्रीस्ट या पंडित बैठा होता था. तो पुरोहिता वॉज दी वन ऑफ दी फ्यू और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी. पुरोहिता का मतलब है द प्रीस्ट, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे सोसाइटी में, या एजुकेशन, जो एजुकेशन थी, जो गाइडेंस थी वो ब्राह्मण ही कर रहे थे, पूजा भी ब्राह्मण ही करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ होल सोसाइटी. तो पुरोहिता सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज थी, और पुरोहिता को रिटर्न में काउस और वुमेन स्लेव्स
किंग भी देता था। अगर पुरोहिता ने किंग को कोई बड़ा अच्छा सजेशन दे दिया, भाई किंग खुश हो गया, वो उसको काव दे देगा या वुमेन स्लेव्स देगा एज अ गिफ्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी थी पुरोहिता। पुरोहिता क्लियर है? पुरोहिता को क्या रिटर्न में मिलता था? काउस एंड वुमेन स्लेव। सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, क्लियर है? तो ब्राह्मण जिस चीज़ से अपोज करते हैं, अब तो मॉडर्न हो गया है, दे हैव प्रोग्रेस्ड, हमारी सोसाइटी में काफ़ी प्रोग्रेशन हो गया इन लास्ट 100 years। But they were the Brahmins, they were those Brahmins who started all these things in our society, caste system, women objectification, cow slaughter, ठीक है? तो उन्होंने ही शुरू किया। However, उन्होंने छोड़ भी दिया। आपने विटनेसिंग कि इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, उन्होंने छोड़ भी दिया। पर कुछ चीज़ें इतनी रिजिड हो जाती है और इतने सालों से जब कुछ आप भी रोज़ कुछ चीज़ करोगे, आपको आदत पड़ जाएगी ना। तो सोचो एक सोसाइटी में जिसमें सेंचुरी से एक चीज़ चली आ रही है, उसको ख़त्म होने में टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी वॉर, सेकेंड कौन होता है? सेनानी, यानी कि कमांडर, आर्मी चीफ या आर्मी कमांडर। क्योंकि वॉर्स हो रहे थे तो सेनानी का यूज़ था। सेनानी वॉज द वन हु यूज्ड वेपन्स लाइक स्वॉर्ड्स, यानी कि तलवारें वगैरह का यूज़ किया जाता था। ठीक है, however king did not had a regular or standing army। standing army का मतलब समझते हो? जो खड़े रहते हैं, जैसे आज के टाइम पे बॉर्डर में सोल्जर रहते ही रहते हैं। मुगल पीरियड में उनकी आर्मी फोर्स के बाद होती ही होती थी, पर यहाँ पे किंग की कोई भी रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब ज़रूरत पड़ती थी, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी या कुछ ट्राइबल क्लैंस थे जो उस टाइम पे ज़रूरत के टाइम पे एक मिलिट्री फंक्शन परफॉर्म करते थे। जैसे आज के टाइम पे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया। ठीक है, उसका बेनिफिट ये हुआ, लोगों को अवेयरनेस हो गई उन सोल्जर्स को, क्योंकि वो बाहर घूम के आए। पर तब रिक्रूट किया जब ज़रूरत थी, रेगुलर आर्मी भी थी और ज़रूरत के टाइम पे और भी रिक्रूट किया। यहाँ पे रेगुलर आर्मी नहीं थी, जब वॉर में कुछ नीड होती थी या कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी, कुछ ट्राइबल क्लैंस थे जो उठ के वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। जैसे अगर हम मुगल पीरियड की बात करें या राजपूताना की बात करें, राजपूत और जो मराठास थे वही लोग थे जो ज़्यादातर वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, राइट। आज के टाइम पे भी आर्मी अगर आप देखो कंपोजिशन, बहुत ज़्यादा मेजर कंपोजिशन है राजपूत और मराठास की, है ना। मूवीज़ भी देखो तो बड़े मराठा वाले वो फेमस हैं। तो वैसा ही यहाँ पे होता था, कुछ क्लैंस थे जो उस टाइम पे वॉर की फंक्शंस यानी कि मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करते थे। उनके नाम थे व्रता, गाना, ग्रामा और सारधा। दीज वर दी 4 क्लैंस और दी 4 आप बोल सकते हो ग्रुप्स जो सिर्फ मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और ड्यूरिंग द आवर ऑफ नीड। क्लियर है यहाँ तक? मतलब स्टैंडिंग आर्मी का मतलब समझ आया। तो इस टाइम तक इवन लेटर वैदिक में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ये मौर्यंस वगैरह जब आए ना, उसके बाद स्टैंडिंग आर्मी हमारे देश में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। वॉर किसके लिए हो रहा था? गाँव के लिए हो रहा था या टेरिटोरियल एक्विजिशन के लिए हो रहा था। तब तो लोग सेटल हो रहे थे ना, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। लोगों के लिए कौन इम्पोर्टेंट था? उनका चीफ। चीफ उनका भगवान था। चीफ जहाँ पे था वो वहीं रहते थे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है आपका बाली। कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था एंड बाली वॉज अ वॉलंटरी ऑफरिंग, चाहे वो ग्रेन्स के फॉर्म में हो, गोल्ड के फॉर्म में हो, वेपन्स के फॉर्म में हो या किसी फिनिश्ड गुड्स के, ज़रूरी नहीं था, अब कॉइन्स तो थे नहीं, तो ग्रेन्स हो गए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गए, इन सारे चीज़ों के फॉर्म में लोग इन द टाइम ऑफ नीड और ऑन स्पेशल ओकेजन, जैसे चीफ का बर्थडे है या चीफ के घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है या कोई चाइल्ड का बर्थ हुआ है, कोई त्यौहार अगर वो मना रहे हो सकता है मनाते, तो उस टाइम पे लोग अपनी मर्ज़ी से अपने चीफ को कुछ ना कुछ ऑफ़र करते थे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ना कोई टैक्सेशन था, ना ही कोई टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे। ठीक है, यानी कि वॉलंटरी जो बाली था वो बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं था।
समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लें, फिर ओवर हो जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि अलग तरीके से है, इनकी पॉलिटी ना अलग है। लिखो, अर्ली वैदिक एज, early Vedic age had a tribal polity, in which the tribal chief known as Rajan was a hereditary position. Next point लिखो, the king was considered as the को ना कैपिटल करके एपोस्ट्रोफी में डालना, प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब, द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। बड़ी गर्मी है। Who protected the tribe? Its cattle. Protected the tribe, its cattle, comma, fought its wars, and offered prayers to God on the behalf of the tribe. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द किंग और द चीफ enjoyed a position of preeminence in the society. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द किंग वॉज रिक्वायर्ड टू बी Indra in valor, Mitra in kindness, and Varuna in virtues. Valor, VALOUR. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, however the king did not had unlimited power, and was not an autocrat. ऑटोक्रेसी, मोनार्की, डेमोक्रेसी, ये एन ऑटोक्रेट, ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है,
है, नेक्स्ट लिखो, देयर वर मेनी असेंबलीज विच गाइडेड द किंग इन मेकिंग डिसीशंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द असेंबलीज मेंशनड इन ऋग्वेदा आर, द असेंबलीज मेंशनड इन ऋग्वेदा आर सभा, समिति, सभा, समिति, विधाता एंड गाना। सभा, समिति, विधाता एंड गाना। VIDATHA, गाना इज GANA। ठीक है, अब पहले लिखो, पहले लिखो सभा। Sabha and Samiti were the two most important assemblies. Sabha and Samiti were the two most important assemblies which assisted the king in Sabha and Samiti were the two most important assemblies which assisted the king in making decisions. ठीक है, Sabha was a selected body of elders. Sabha was a selected body of elders and advised the king on administration, and also functioned as a court of law and tried criminal cases. अगर अब आपसे कोई पूछे ऋग्वेदा में who acted or which body acted as a judicial court या as a judicial body, वो कौन सी होगी? सभा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, the head of the sabha was known as sabhapati. The head of the sabha was known as sabhapati. Eventually sabha became an autocratic body. ऐसा क्योंकि समिति ख़त्म हो गई, when we reached the later Vedic age, समिति ख़त्म हो गई, तो सभा became an autocratic body. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ आया हो? ठीक है, नेक्स्ट लिखो समिति. Samiti was the popular assembly. Samiti was the popular assembly and consisted of tribal folks FOLKS वाला folks for discussing and transacting tribal business.
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, वुमेन अटेंडेड टू असेंबली विधाता एंड सभा। The women attended two assemblies, Vidatha and Sabha. And the Vidatha and Sabha. The women who attended Sabha were known as Sabhavati. जो वुमेन सभा में बैठती थी ना, उनको बोला जाता था सभावती। ठीक है, ऑनलाइन आपको बहुत सारी फंक्शनरीज मिलेंगी, बहुत डिटेल मिलेगा, पर जितना एनसीईआरटी में है ना, आप लोगों को उतना ही करना है। क्योंकि पहली बात तो यूपीएससी जेकेपीएससी की भी बात ले लो, वो ऊपर ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर ही पूछते हैं। बस ये आपको इसलिए कराया जाता है कि आपके पास आर्ट एंड कल्चर में भी लिखने के लिए चीज़ें हों, या कभी कंपेयर करने के लिए पूछ देंगे कि कंपेयर कर लो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो अब आपको कंपेयर करना भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो आप कंपेयर अब कर ही सकते हो, है ना। नेक्स्ट लिखो, क्योंकि बच्चे बहुत बार करते हैं अलग अलग सोर्सेज गूगल करते हैं, तो वो हौच पौच हो जाता है। जितना बुक में है ना, उतना भी करोगे ना जीएस के लिए बहुत है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आने हैं गिन के एंशिएंट से, राइट। नेक्स्ट लिखो, ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द किंग, ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द किंग बाय समिति have been found, have been found. Next लिखो, in the day-to-day administration activities, in day-to-day administrative activities, the king was assisted by a few functionaries like, पहले लिखो द पुरोहिता, पुरोहिता ब्रैकेट में डालना, द प्रीस्ट, the priest who was the most important functionary and was rewarded in cows and women slaves. Rewarded in cows and women slaves. एग्जाम्पल दो पुरोहित की, एग्जाम्पल फेमस पुरोहित ऑफ दिस एज। कल ही करवाया मैंने, कल लिखवाया था ना मैंने कॉन्फ्लिक्ट में। महाभारत और रामायण तो देखी होगी सबने। हाँ, वशिष्ठ एग्जाम्पल में लिख लो, वशिष्ठ, और दूसरे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र कहाँ थे? रामायण में ना, रामायण या महाभारत में थे? रामायण में थे विश्वामित्र, और वशिष्ठ थे महाभारत में। एंड बिकॉज बोथ ऑफ द एपिक्स बिलोंग टू दिस पीरियड, तो हम एग्जाम्पल में इनका नाम लिख सकते हैं। स्पेलिंग लिख दो, विश्वामित्र एंड, क्या मैंने उल्टा बोला है? ठीक है, लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या काम करेंगे?
पुरोहित क्या काम करेगा? पहला तो किंग को एडवाइस करेगा, सेकंड किंग की वॉर में जीत के लिए प्रे करेगा। तो ये भी लिख लो, पहले इनको लिखने दो। He was the chief advisor of the king and prayed to God. He was the chief advisor of the king and prayed to God for the victory of the king during wars. क्योंकि उस टाइम पे किंग्स को भी यही लगता था कि अगर उनको विक्ट्री चाहिए या उनको अगर भगवान तक अपनी बात पहुंचानी है, उसका एक ही मीडियम है, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट जो भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण्स ने वो रोल ले लिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दी सेनानी was the second most important functionary. The Senani was the second most important functionary who used weapons like spears, swords, etc. Who used weapons like spears, swords, etc. and led the army during wars. And led the army during wars. सेनानी का मतलब ही होता है कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। हमारे यहाँ पे कमांडर इन चीफ कौन है आर्मी का? इन चीफ ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी टोटल पूरी। डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इज मेंट फॉर पासिंग बजट्स, लुकिंग आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, ये सब। हाँ, प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट ही है जो वॉर डिक्लेयर करता है, वॉर रोकता है, सब कुछ। तो प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बोला गया है। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर उनको गाइड कर सकता है कि भाई अब ये सिचुएशन आ गई है, आप ये डिसीजन लो। फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट ही वॉर डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट ही वॉर रोकता भी है। डिफेंस मिनिस्टर के बाकी रोल्स है, आर्मी की मेंटेनेंस, आर्मी का बजट, आर्मी के रिलेटेड डिसीजन कौन सा लेना है वो प्रेसिडेंट को बता सकता है। ठीक है, वॉर डिक्लेयर भी प्रेसिडेंट तभी करेगा जब कैबिनेट ऑब्वियसली बोलेगी, पर उस नाते से कि वो डिक्लेयर करे इसलिए उसको कमांडर इन चीफ भी बोला गया है। पॉलिटी किसी ने हाथ नहीं लगाई ना अभी तक? हाँ, अच्छा नहीं हुआ, हाँ आपका हुआ ही नहीं, पर अच्छे पॉलिटी सबसे आसान है, नहीं है? लक्ष्मीकांत पढ़नी है बस। पॉलिटी का सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि एक ही बुक से सारी हो जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। उसके लिए आपको इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ऐसी कितनी बुक्स करनी पड़ती, ये भी देखो। अब हिस्ट्री में मतलब भी ढूंढो, वो भी करो। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसमें सब दिया है मतलब के साथ। ठीक है, however the king did not maintain any regular or standing army. However the king did not maintain any regular or standing army. The military functions were performed by different groups like Vrata, 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 Gana, GANA, ग्रामा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ये छोटी छोटी ना, ग्रामा, GRAMA एंड सारधा, SARDHA,
SARDHA। एक से ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वी डू नॉट कम अक्रॉस एनी टैक्स कलेक्शन, do not come across any tax collection officers as there was no taxes। अगली लेटर वैदिक में टैक्सेस भी शुरू हो जाएंगे। as there was no taxes, however Bali was voluntary offerings made by the people to the king। Bali was the voluntary offerings made by the people to the king। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आया है? ठीक है, अब छोटी छोटी टेरिटरीज़ या छोटी छोटी पैस्चर, जैसे टेरिटरीज़ होती है, पैस्टोरल लोग थे तो पैस्चर ग्राउंड्स भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो कुछ कुछ टेरिटरीज़ या पैस्चर ग्राउंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेरिटरी हो गया था ना उनके अंदर, तो एक किंग अकेले तो नहीं संभाल पाता था, तो कुछ कुछ टेरिटरीज़ कुछ ऑफिसर्स को वो दे देते थे इन रिवॉर्ड और संभालने के लिए, जैसे ब्राह्मण्स को बहुत बार दी है। तो अब क्या हुआ, जब ये टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई, जैसे छोटी छोटी टेरिटरी दो लोगों के पास है फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी टेरिटरी होगी, ज़्यादा बड़ा लैंड मेरे को ऑफर या असाइन कर दिया गया। जिस बंदे के पास बड़ी टेरिटरी होगी संभालने के लिए, उसको बोला जाता था, स्पेलिंग क्या है, हाँ, व्रजापति। So Vrajapati was another important officer who was assigned or given certain large territories or pasture grounds to handle, administer करना, चेक करते रहना, ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें व्रजापति कर रहा था। याद है ना, व्रजापति वो था जिसके पास लार्ज पैस्चर ग्राउंड्स थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डेवलपमेंट ये हुई कि आर्यन सोसाइटीज़ में उन्होंने स्पाइस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं ऋग्वेदा में जिसमें स्पाइस के अपॉइंटमेंट के रिगार्डेड इंफॉर्मेशन दी गई, यानी कि लोगों ने जासूस रखना शुरू कर दिया। इसका मतलब जासूस कब रखते हैं? शक, डिसबिलीफ, शक हो गया, या कोई मर्डर हुआ है, या किंग को भरोसा नहीं है, या जब किंग के अगेंस्ट प्रजा हो जाए, उस केसेस में जासूस रखते हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इलीगल एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड उस दौरान हो रही हो। इससे पहले कभी भी हमने मर्डर थेफ्ट का नहीं सुना, पर यहाँ पे वो भी शुरू हो गया। जासूस रखने की तभी ज़रूरत पड़ी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हमारी टर्म आती है कुलापास। कुलापास का मतलब होता है, फैमिली है ना, हमारे फैमिली में हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली, तो कुलापास वर द हेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फैमिली। जैसे हमारे घर में हमारे दादू या फादर जिनके होते हैं वो हेड होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो एक फैमिली का हेड होता था उनको बोला जाता था कुलापास। और इन सारे कुलापास को, जैसे ये जगह है, यहाँ पे 10 फैमिली रह रही है, तो हर फैमिली में एक कुलापा होगा। अब अगर इतनी सी लैंड एक बंदे को दे दो तो वो व्रजापति तो नहीं होगा, पर अगर ये सारी लैंड एक बंदे को असाइन कर दो, वो क्या बन जाएगा? प्रजापति। तो व्रजापति वॉज द हेड ऑफ कुलापास। ठीक है, जो इस एरिया में रहने वाली सारी फैमिलीज़ को हैंडल या सुपरवाइज या एडमिनिस्टर कर रहा था। जैसे आज के टाइम पे कौन होते हैं? डीसी, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। एक डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर होती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर,
रिलेट कर पा रहे हो? तो छोटे छोटे एरिडीज को हैंडल करने के लिए कौन बना रहे थे? प्रजापति। प्रजापति किसका हेड होता है? कुलापास का। और दूसरा होता है ग्रामिनीज। अब ग्रामिनीज कौन होते हैं? अभी हमने पढ़े फाइटिंग ट्राइबल यूनिट्स, ग्रामा, जना, ये सब पढ़े। तो जो फाइटिंग ट्राइबल यूनिट्स थे ना, उनके हेड को बोला जाता है ग्रामिनीज। जैसे नॉर्मल फैमिलीज को हेड को बोलते हैं कुलापास, जो फाइटिंग ट्राइबल यूनिट है उसके हेड को बोला जाता है ग्रामिनीज। तो यहाँ पे ग्रामिनीज भी रह सकते हैं थोड़े। तो प्रजापति वॉज द हेड ऑफ कुलापास एज वेल एज ग्रामिनीज। ग्रामिनीज और कुलापास क्लियर हुआ? विशाखा समझ आया? ठीक है। कुलापास मतलब हेड ऑफ फैमिलीज, नॉर्मल ट्राइबल फैमिलीज, एंड ग्रामिनीज वर द हेड ऑफ मिलिट्री यूनिट्स। ठीक है। जैसे सारधा है, उसका कोई हेड होगा कुलापा, 2-3 रहते हैं वहाँ पे, सारधा भी रहता है, गाना भी रहता है, और ये आपस में भी लड़ते थे, पर इनकी आपस में भी राइवलरी थी। ऑब्वियसली एक ग्रुप लड़ रहा है किसी वॉर में, दूसरा ग्रुप भी लड़ रहा है, तो वो जो ग्रुप है वो तो सोचेगा ना मेरे ग्रुप के बंदे ज़्यादा अच्छे से लड़े, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, तो ये आपस में भी राइवल ही रहते थे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो आर्यन सोसाइटी वॉज नॉट एन आइडियल सोसाइटी। जैसे IBC वॉज एन आइडियल सोसाइटी, सब था, आर्ट, कल्चर, अच्छी टाउन प्लानिंग, ट्रेड हो रहा है। आर्यन सोसाइटी वॉज नॉट एन आइडियल सोसाइटी। वो क्यों? आइडियल सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे सब कुछ सही हो, कोई क्राइम नहीं, कोई थेफ्ट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई इनह्यूमन या वो चीज़ें जो ऑब्सीन हो वो ना हो। ठीक है। पर आर्यन सोसाइटी वॉज नॉट एन आइडियल सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ हो रही थी, लूटा जा रहा था। और किसकी चोरी होती थी? काउस की। ठीक है। तो आर्यन सोसाइटी वॉज नॉट एन आइडियल सोसाइटी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। नाउ वी एज द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आइडेंटिफाई एज इंडियंस। ठीक है। हम अपने आप को बोलते हैं कि हम इंडियन हैं। अब उस टाइम पे जो लोग थे ना, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता था क्लैन से, कि भाई मैं इस क्लैन का हूँ। जैसे हम इंडियंस बोलते हैं, उस टाइम पे लोग बोलते थे हम इस क्लैन के हैं। तो उस टाइम पे लोगों की जो प्राइमरली लॉयल्टी थी, वो किसकी तरफ थी? क्लैन की तरफ। जैसे हमारे देश की तरफ है, तो उस टाइम पे लोगों के लिए क्लैन इंपॉर्टेंट था या ट्राइब इंपॉर्टेंट थी? तो ट्राइब को क्या बोला जाता था? जना, JANA, जना। जना वॉज दी टर्म यूज्ड फॉर दी ट्राइब्स और क्लैन। और उस टाइम पे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? जना, यानी कि उनकी ट्राइब या उनका क्लैन। ठीक है। और जना वर्ड का मेंशन 275 टाइम्स ऋग्वेदा में पाया गया है। अगर एक चीज़ इतनी बार मेंशन्ड है, इसका मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है। जैसे हमारा प्रेम्बल है, वहाँ पे लिखा है वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बहुत बार मेंशन किया जाता है, बिकॉज वी आइडेंटिफाइड, हमारी आइडेंटिटी वो है। पर यहाँ पे जना मेंशन किया गया क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी उसकी क्लैन से थी। क्लियर है ये पॉइंट जना वाला? नेक्स्ट करें। क्लैन, फैमिली, ये सब समझ आ गया। उसके बाद जना के अलावा एक और टर्म थी जो क्लैन के लिए यूज़ की जाती थी, विस। विस वॉज अनदर टर्म यूज्ड फॉर दी क्लैन। और इस क्लैन की फर्दर डिवीजन होती थी डिफरेंट ट्राइबल यूनिट्स में, जैसे हमने अभी किया सारधा, ग्रामा, जना, वो सब। और इस जब विस को या जना को डिवाइड किया जाता था, उसको बोला जाता था ग्रामास। ग्रामास के हेड कौन होंगे? ग्रामीणीज। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स में भी आ सकती है और मेंस में भी पूछी जा सकती है। ठीक है। फैमिली का हेड कौन था? कुलापास। तो फैमिली को क्या बोला गया है? कुला। ठीक है। कुला वॉज द टर्म used for the families in the Rigvedic age
एज वेल एज गृह। गृह भी फैमिली को ही बोला जाता था। तो ये कुछ टर्म्स। अब हम कहाँ से आए? हम पहले किंग पे गए, किंग के बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज के बाद असेंबलीज, असेंबलीज के बाद ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या लैंड ऑफिसर्स, फिर मिलिट्री ऑफिसर्स, राइट। तो हमने हायर टू लोअर हायरार्की उस टाइम की सोसाइटी की समझ आया, हायर लोअर सब, ठीक है। तो अब इस फेस में फैमिली थी, क्लैन था, फैमिली का हेड था, क्लैन का हेड था, असेंबलीज थी, ऑफिसर्स थे। पर एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि वो फैमिलीज के विदन डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा नहीं कर पाए। उन्होंने एक ही वर्ड यूज़ किया, चाहे वो भांजा हो, बेटा हो, बेटी हो, उनके लिए अलग डिफ्रेंसिएशंस नहीं था। तो हम बोल सकते हैं देयर वाज नो डिफ्रेंसिएशन इन फैमिली रिलेशनशिप्स। जिसे हम बोलते हैं ना मामू मामी, चाचा चाची, वैसा कुछ उस टाइम पे नहीं हुआ था। एंड लार्जली फैमिलीज वर अ लार्ज जॉइंट यूनिट। आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, राइट, पर उस टाइम पे लार्ज न्यूक्लियर फैमिलीज थी। पर यस, एक चीज़ तो पक्की है, दैट फैमिलीज वर patriarchal in nature, क्लियर है। एंड हेड ऑफ द फैमिली वॉज द फादर। डिफ्रेंसिएशन ही था, पर हेड हमेशा फादर ही होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स उनके भी थे, पर उनके वहाँ पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स के डिफरेंट नाम्स नहीं थे, नाम नहीं थे। क्लियर है यहाँ तक? तो सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया, पर फैमिली स्ट्रक्चर अंदर से अभी भी सिंपलर था, बट डोमिनेशन ऑफ वुमेन बिगेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुई। हमने आईबीसी में पढ़ा कि लोग क्यों प्रे कर रहे थे गॉड को? हाँ, पर्सोनिफाई तो कर रहे थे, प्रे क्यों कर रहे थे? इविल फोर्सेस से बचाने के लिए, फूड के लिए, बच्चों के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। पर यहाँ पे लोगों ने गॉड को प्रे करना शुरू कर दिया फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, क्योंकि अब लोग, जो ट्राइबल यूनिट्स थी वो फाइटिंग यूनिट्स थी, और वॉर लड़ने कौन जाएंगे? बेटे। तो लोगों ने भगवान से प्रे करना शुरू कर दिया बेटों के लिए। और देयर वाज नो डिज़ायर फॉर डॉटर्स फाउंड ड्यूरिंग दिस एज। ठीक है, किसी भी तरीके का डॉटर की इच्छा नहीं पाई गई है। वुमेन की एक ही इम्पोर्टेंस थी कि वुमेन अपने हस्बैंड के साथ ड्यूरिंग सैक्रिफाइसेस बैठती। जैसे अभी भी हिंदू धर्म में बहुत सारे पंडित जैसे बोलते हैं कि बिना औरत के पूजा सफल नहीं होगी। ठीक है, मदर या वाइफ की ज़रूरत होती है पूजा को सक्सेसफुल करने के लिए। तो उस टाइम पे वुमेन उसी रोल की तरह अपने हस्बैंड के साथ ड्यूरिंग सैक्रिफाइसेस बैठती थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आएगा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या होता है? देखो, 4 टर्म्स होती हैं: मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मोनोएंड्री और पॉलीएंड्री। मोनोगैमी क्या होता है? हाँ बोलो। पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक मेल की एक से ज़्यादा बीवी हो। ठीक है, तो मोनोगैमी का क्या मतलब होगा? एक हस्बैंड की एक ही बीवी हो। मोनो का क्या मतलब होता है? पॉली क्या होता है? प्लूरल। मोनो क्या होगा? उल्टा क्यों बोल रहे हो? पॉलीगैमी का मतलब होता है एक हस्बैंड की ज़्यादा वाइफ्स होना। ठीक है, और मोनोगैमी का मतलब होता है एक हस्बैंड एक वाइफ। ठीक है, तो पॉलीएंड्री का क्या मतलब होगा? पॉलीगैमी तो समझ आ गया, मोनोगैमी भी समझ आ गया। एंड्री क्या होता है?
एंड्री इज रिलेटेड टू वुमेन। पॉली एंड्री का मतलब होता है एक औरत के एक से ज़्यादा पति होना। कहाँ पे है ये एग्जाम्पल? द्रौपदी। तो इस टाइम पे पॉली एंड्री पाई गई है। तो पॉली मोनो एंड्री क्या होगा? एक वाइफ का एक ही हस्बैंड। क्लियर हो? वही तो बोला पॉली एंड्री, एक वुमेन के एक से ज़्यादा हस्बैंड। देखो जो एंड्री टर्म है ना वो हम लगाएंगे वुमेन के लिए, ठीक है? अच्छे से बताते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है? एक है एंड्री, एक है गैमी। एंड्री हम लगाएंगे वुमेन के लिए, गैमी लगाते हैं मेल के लिए। एंड्री में आएगा आपका पॉली और मोनो। पॉली का मतलब होता है प्लूरल, जब एक औरत के एक से ज़्यादा पति हो। मोनो का मतलब एक औरत एक हस्बैंड। वैसे गैनी में भी पॉली और मोनो। पॉली मतलब एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा बीवियाँ, और मोनो मतलब एक हस्बैंड की एक बीवी। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, तो ये अलग, बहुत बार हम ना एंड्री टर्म भूल ही जाते हैं। बहुत लोगों को एंड्री पता ही नहीं होता है, पॉली एंड्री या मेल मोनो एंड्री। तो पॉलीगैमी नहीं, पॉली एंड्री भी हमारी सोसाइटी में पाया गया है, ठीक है? तो ऋग्वेदिक एज में हमें क्या मिला है? पॉली एंड्री। एक एग्जाम्पल आपको द्रौपदी, चलो वो तो माइथोलॉजिकल है ना, वो हम लिख नहीं सकते। जो फैक्चुअल नहीं है ना वो नहीं लिखना है। यहाँ पे एक थे मरूद्स, क्यों नहीं रहा है ढंग से? एक थे मरूद्स। मरूद्स आर स्टॉर्म डाइटीज, मतलब डाइटीज देवते। मतलब स्टॉर्म के, जब स्टॉर्म, जैसे अभी भी आंधी तूफान आता है ना, हम बोलते हैं भगवान यार कम कर दो बड़ा, वैसे ही मरूद्स को एज ए फॉर्म ऑफ स्टॉर्म डाइटी उस टाइम पे पूजा जाता था। और उन्हीं का रेफरेंस पाया गया है दैट देवर टू मरूद्स, देवर टू ब्रदर्स एंड दे मैरिड वन वुमेन। दे मैरिड वन वुमेन, रोदासी, हु वॉज ए वुमेन डाइटी। बहुत सारी डाइटीज़ हैं, हमने तो मेजर करनी है ना। तो रोदासी वॉज अ वुमेन डाइटी हु मैरिड टू ब्रदर्स नोन एज मरूद्स हु वर स्टॉर्म डाइटीज। क्लियर है यहाँ पे? जैसे बहुत बार माइथोलॉजिकल बुक्स में पाया जाता है सूरज देवता की दो बीवियाँ थी या इसकी वो थी, तो उसी तरीके से मरूद्स वर टू ब्रदर डाइटीज हु मैरिड ओनली वन वुमेन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और एक और एग्जाम्पल है पॉलीएंड्री की। एक थे अश्विन ब्रदर्स, दे वर ऑल्सो figure of prominence of that time, and these two brothers married one woman who was daughter of god sun. ठीक है, तो these are the two examples or references of polyandry found from the Rigvedic age. ऐसा इनका मेंशन किया गया है। द्रौपदी वाली चीज़ ऋग्वेदा में मेंशन नहीं की, however that was also polyandry. क्लियर हुआ पॉलीएंड्री क्या होता है? ये दोनों एग्जाम्पल्स भी समझ आ गई। ठीक है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी पर कुछ मैट्रिलिनियन ट्रेसेस भी मिलेंगे। मैट्रिलिनियन ट्रेसेस मतलब जहाँ पे मदर की फैमिली की या मदर की इम्पोर्टेंस होती है, लिंकेजेस होती है टू देयर चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल हम अगर शादी करते हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनका नाम किस पे पड़ता है? फादर की फैमिली पे। पर यहाँ पे एक रेफरेंस पाया गया है दैट सम सन्स वर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ देयर मदर्स, जैसे कि मामतिया एक ही नाम है जो एक मदर के नाम के आगे रखा गया है, पर सोसाइटी पैट्रियार्कियल ही थी। ठीक है, बस एक बेनिफिट था कि यहाँ पे विडो रीमैरिज लेवरेट हो रहा था। विडो को दूसरी बार शादी करने का हक अभी तक
था और लेविरेट भी हो रहा था। लेविरेट क्या होता है? हाँ तो सबने की। क्या था? नहीं पूछ लिया करो ना। लेविरेट वो किसी ने सुना है कि जब एक, जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, बड़े भाई की, किसी की भी भाई की डेथ हो जाती है, उसकी बीवी की शादी उसके दूसरे भाई से करा दी जाती है इन मैनी हिंदू कस्टम्स। अभी तक के गाँव वगैरह में होता है। आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली भी हुआ भी था एक जगह, तो उसकी भाई की शादी हुई, भाई के साथ शादी। दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट। लेविरेट है उसका नाम, उस प्रैक्टिस का नाम, उस कस्टम का नाम लेविरेट है। जब हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये बहुत जगहों पे ये होता है कि अगर कोई वाइफ है जो यंग है या जो प्रेग्नेंट है या उसका बच्चा है और उसके अभी पूरी लाइफ पड़ी है एंड शी नीड सपोर्ट, और उसके बच्चे, स्पेशली ये तब होता है जब बच्चा होने वाला हो या बच्चे हों और वो नहीं चाहते कि बच्चा दूसरी फैमिली में चल जाए, तो अगर उसका कोई ब्रदर है उसके साथ शादी करा दी जाती है टू मेंटेन दी फैमिली लिंकेज, और उनका बच्चा भी उनके पास रहे, उसकी वाइफ को भी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, ऐसा बहुत सारे सीरियल्स में भी दिखाते हैं अभी तक भी। तो ये अभी राजस्थान वगैरह जाओ ना, वहाँ पे अभी भी हो रहा है गांव वगैरह में। लेविरेट समझ आया? लेविरेट का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो विडो रीमैरिज भी हो रही थी और लेविरेट भी हो रहा था क्योंकि सन्स चाहिए थे उनको। और उनके बेटे का बेटा है, अगर उनकी बहू कहीं और शादी कर ले आफ्टर द डेथ ऑफ देयर सन, तो उनका बेटा भी जाएगा पोता, उनको तो सन डिज़ायर करते थे। तो इस वजह से शायद ये प्रैक्टिस इसलिए भी शुरू हुई कि आपका जो फैमिली लीनिएज है वो मेंटेन रहे, वो नहीं टूटे। क्लियर है यहाँ तक? लेविरेट लिखवा दो यहाँ तक, लिखो। यहाँ तक लिखा था हमने, हाँ बाली तक लिखा था ना। सम ऑफिसर्स वर अटैच्ड टू सम टेरिटरीज, some officers were attached to some territories and enjoyed positions on the pasture grounds and settled villages and the settled villages enjoyed positions on the pasture ground and settled villages, full stop. Some had authority over a large land or pasture ground. Some had authority over a large land or pasture ground and were known as Vrajapati. Authority over a large land or pasture ground and were known as Vrajapati. Vrajapati were mainly the head of the Kulapas. Mainly the head of the Kulapas and Graminis. कुलापा के ब्रैकेट में लिखो हेड ऑफ द फैमिलीज, head of the families and Graminis head of the fighting tribal units. Head of the fighting tribal units, Graminis. ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, प्रीलिम्स में या JKSSB के पेपर में आ जाती है। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? The Aryan society also witnessed
the appointment of spies, 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 as it was not an ideal society, and it was not an ideal society because there were cases of theft, burglary, as well as theft of burglary, burglary, lootpaat, as well as theft of cows. यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट लिखो, man was identified by a clan to which he belonged. Man was identified by a clan to which he belonged. And people gave primary loyalty to the tribe, loyalty to the tribe called as Jana. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, Jana term occurred for about 275 times in Rigveda. Next लिखो, another important name used for the tribe was Vis, VIS. ठीक है, तो बहुत बार वो जना भी बोल सकता है, विस भी बोल सकता है, ये याद रखना. नेक्स्ट लिखो, the Vis was further divided into tribal units known as grama, which were meant for fighting. The Vis was further divided into tribal units known as grama, which were meant for fighting. Grama, GRAMA, which were meant for. RS शर्मा ले ली ना सबने? अब पढ़ रहे हो साथ साथ में? विशाखा ली, पढ़ रहे हो साथ में? बोलो नो, नहीं पढ़ी ना? साक्षी आप पढ़ रहे हो? हाँ, पीयूषी, मैं कम. साक्षी किसका नाम है? वो नहीं आती है. शिट, आपका क्या नाम था? हर्षिता, आशिका. बुक पढ़ रहे हो? ठीक, मैं पढ़ लेती हूँ हमारे से की सबकी, है ना? विच वर मेंट फॉर फाइटिंग लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टर्म यूज्ड फॉर फैमिली was kula as mentioned in Rig Veda. Next लिखो, early Vedic phase also called the family as Griha, GRIHA. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, ड्यूरिंग दिस फेज one word was used for different relationships.
During this phase, one word was used for different relationships like nephew, grandson, cousin, etc. Which means that there was no differentiation. In family relationships. बुक पढ़ने से ये होगा कि जो चीज़ें मुझसे स्किप हो जाएंगी या मैंने कुछ गलत बोल दिया फॉर एग्जांपल, वो आप करेक्ट कर सकोगे, वरना आप वही लर्न कर लोगे, है ना. एंड फैमिली वॉज अ लार्ज जॉइंट यूनिट. फैमिली रिलेशनशिप्स and family was a large joint unit. The families were patriarchal in nature. Which means they were headed by the male member of the family. ब्रैकेट में लिख देना एल्डेस्ट, ठीक है. एल्डेस्ट. The head of the family was called as गृहपति. तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ आर्यन सोसाइटी वॉज, लैंड, क्लैन नहीं, बेसिक, जहाँ से सोसाइटी शुरू होती है, कुला, फैमिली. आज का भी तो बेसिक, हम सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी का मतलब है जहाँ से सोसाइटी शुरू हुई है. हम सबसे पहले चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से. उसके बाद सोसाइटी में जाते हैं, राइट. तो वहाँ पे बहुत बार आता है बेसिक यूनिट ऑफ आर्यन सोसाइटी वॉज कुला. लिख लो, बेसिक यूनिट ऑफ आर्यन सोसाइटी वॉज कुला. नेक्स्ट लिखो, पीपल प्रेड टू द गॉड्स. People prayed to the gods for brave sons to fight the wars and no desire is expressed for the daughters. हाँ, हेड, फैमिली के स्ट्रक्चर का हेड कौन होता है? कुलापास. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरा हेड कौन होगा? फादर. तो उनको गृहपति भी बोला जाता है. कुला के साथ गृह वर्ड भी यूज़ किया गया है ना फैमिली के लिए, वैसे ही कुलापास के साथ गृहपति भी बोला गया है. समझ आया? नहीं आया? कुलापास के साथ साथ दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ किया है फैमिली के लिए? कूला के साथ साथ फैमिली के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है? तो कूला का हेड कौन होगा? कुलापास. गृह का हेड किसको बोलेंगे? दोनों. वही तो मैं, जैसे कूला वर्ड भी तो फैमिली के लिए यूज़ किया है, गृह भी फैमिली के लिए यूज़ किया है, वैसे ही कुलापास भी फैमिली का हेड थे और गृहपति भी सिमिलर थे. दोनों लिखने हैं आपने, वो आपसे कोई भी पूछ सकता है. समझ आया? नहीं?
जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे भी एक रिलेशनशिप के डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। जैसे हम पापा को पापा बोलेंगे, कुछ लोग डैडी बोलते हैं, कुछ लोग डैड, सेम ही चीज़ रहती है ना। वैसे ही फैमिली को गृह भी बोला जाता था और कुला भी बोला जाता था, और फैमिली के हेड को गृहपति भी बोला जाता था और कुलापा भी बोला जाता था। अब समझ आया? पक्का? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? समझ आ गया? नेक्स्ट लिखो, वुमेन ऑफर्ड सैक्रिफाइसेस विद देयर हस्बैंड्स। Polyandry is also mentioned in Rig Veda. Polyandry is also mentioned in Rig Veda. गर्मी क्यों है आज? For examples, Maruts, M-A-R-U-T-S, Maruts, ब्रैकेट में लिखो storm deities. Storm, तूफान, storm deities, D-I-E-T-I-E-S. Married one woman, Maruts, storm deities, married one woman, Rodasi, R-O-D-A-S-I, Rodasi, who was a female deity. यहाँ तक समझ आया? सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, अश्विन ब्रदर्स, ASWIN, अश्विन ब्रदर्स मैरिड द डॉटर ऑफ गॉड सन. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम मैट्रिलिनियन ट्रेसेस have also been found. मतलब वुमेन की पोजीशन गिरी थी पर इतनी ज़्यादा भी नहीं गिरी थी. अगले एज में हम देखेंगे कि वुमेन को तो बैठने का भी हक नहीं देते थे पूजा में, ठीक है. have also been found, that is sons were named after mothers. मामा त्या. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, विडो रीमैरेज एंड लेवरेट ऑल्सो, विडो रीमैरेज एंड लेवरेट ऑल्सो मेंशन्ड. जो आप फ्रीडम बोल रहे थे, दैट इज लिबर्टी, लिबरल. हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आया. अब आपसे कोई पूछे लेवरेट क्या होता है, वो भी बता सकते हो. अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ो, है ना. बेसिक टर्म्स जब तक जिस टर्म को समझ नहीं पाओगे ना, वो पेपर में याद भी नहीं आएगी, ठीक है. वुमेन का स्टेटस अभी तक इक्वली था, पर वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन भी शुरू हो गई थी. अगर कोई आपसे पूछे ना कंक्लूजन, वुमेन का स्टेटस वॉज एट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू मैन, बट नॉट सो डेरोगेटरी एज विटनेस इन दी फर्दर एजेस, बट हाउएवर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन बिगेन. अब विडो रीमैरेज करा रहे, लेवरेट करा रहे, इसका मतलब सोच भी रहे थे वुमेन के बारे में. नेक्स्ट हमारा है सोशल डिविजन्स. सोशल डिविजन्स, ठीक है. अब जब आर्यंस आए, वो फेयर थे कलर में, और जो हमारे इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स थे वो थे डार्कर कलर में, और ये हमारा सोसाइटी का स्टीरियोटाइप भी बन चुका है, ठीक है. तो जब आर्यन आए तो उस टाइम पे सोसाइटी में जो अर्ली डिवीजन हुई, अर्ली वैदिक एज में जो डिवीजन हुई सोसाइटी में हुई, वो हुई ऑन बेस्ड ऑन
कलर, ठीक है। द टर्म वर्ण इमर्ज्ड टू क्लासीफाई द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और टू डिवाइड द पीपल ऑफ द बेसिस ऑफ देयर कलर। अब ये इसलिए हुआ बिकॉज जो आर्यन बोलने वाले लोग थे, आर्यंस जो थे वो फेयर थे और जो इंडिजिनस लोग थे वो डार्कर थे इन कलर, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट, अब आर्यंस फेयर थे, अब सिर्फ फेयर होने से कोई किसी को डोमिनेट तो नहीं कर सकता ना। सेकेंडरी फीचर ये था दैट आर्यंस ओवर पावर्ड देम, आर्यंस ने सबको ओवर पावर किया ना। सेकेंड रीज़न, अब कोई आ रहा है जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें इन्फीरियर ट्रीट किया जस्ट बिकॉज वो गोरे थे हम काले थे इसलिए नहीं, बिकॉज दे हैड द एबिलिटी एंड दे हैड द कैपेबिलिटी and they exercised those abilities and capabilities and overpowered us, dominated us for years, ठीक है। सेकेंड रीज़न था द डोमिनेंस एंड द ओवरपावरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्यंस, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्यंस भी डिफरेंट रेसेस के थे, दासास एंड दस्यूस एनिमी थे आर्यंस के। दस्यूस को तो वो मारते भी थे, दासास की तरफ फिर भी थोड़े से कम हॉस्टाइल थे, बट दे बोथ वर ट्रीटेड एज स्लेव्स एंड दीज दासास एंड दस्यूस इवेंचुअली बिकेम द पार्ट ऑफ शूद्रास। शूद्रास के भी नीचे आते हैं दी दलित्स, जिनको हम दलित्स बोलते थे मोस्ट, बोलते हैं दस्यूस, क्लियर है। तो दासास एंड दस्यूस टुगेदर फॉर्म्ड अ क्लैन नोन एज, टुगेदर फॉर्म वर्ण नोन एज शूद्रास, ठीक है। पर ऋग्वेदा में, इनिशियली ऋग्वेदा में बहुत एंड में मेंशन किया गया वर्ण का, दो ही वर्ण थे, आर्यवर्ण और दासावर्ण, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब डोमिनेट में अब दो तरीके के लोग, एक हो गया किंग और एक हो गया उसका सबसे इम्पोर्टेंट पुरोहित, यानी कि प्रीस्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तो अब ये दोनों लोग ग्रो करने लगे। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और दूसरा बंदा ग्रो नहीं कर पा रहा है या और डिग्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये बंदा इसकी कॉस्ट पे ग्रो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज अगर हम 100 साल पहले, ब्रिटिशर्स ने कितना बेनिफिट उठाया हमारे देश से, है ना, कितने पैसे लूटे, सब कुछ लूटा है और वो ग्रो किए, पर किसकी कॉस्ट पे डिग्रेड कौन हुआ, हमारा देश। उसी तरीके से आफ्टर दिस डिविजन द किंगशिप एंड द पुरोहिता यानी कि प्रीस्ट वगैरह ऑन द कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पीपल स्टार्टेड टू ग्रो। यहाँ तक क्लियर हुआ, दासावर्ण और आर्यवर्ण। अब क्या हुआ, सोसाइटी में फंक्शंस बन गए, पुरोहित सेनानी। तो अब सोसाइटी में 3 ग्रुप्स बने, वॉरियर्स, युद्ध उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रीस्ट एंड दी पीपल, वो लोग जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग जो प्रीस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और जो बाकी बचे कुचे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको आज की भाषा में बोले तो वैश्यास, अभी तक मेंशन नहीं किया गया, बट लेटर जब हमने, कितनी बुक्स थी ऋग्वेदा में कितने चैप्टर्स या बुक्स थी, हाँ ठीक है, 10 मंडलास थे। इसका मतलब 10 वाला मंडला सबसे लेट लिखा होगा, तो जो हम 10th मंडला तक पहुंचते हैं वहाँ पे टर्म आती है शूद्रास। तो इन दी वेरी लेटर पीरियड ऑफ ऋग्वेदिक एज शूद्रास इमर्ज्ड। पहले 3 ही डिवीजन थी, वॉरियर, प्रीस्ट और दी पीपल मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ऋग्वेदिक एज में लार्जली जो सोशल डिवीजन थी वो किस पे बेस्ड थी, ऑक्यूपेशन पे। मैंने परसों भी बोला था ऑक्यूपेशन से ही सब शुरू होता है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक में ऑक्यूपेशन के बेस पे डिफरेंट जो डिवीजन ऑक्यूपेशन के बेस पे शुरू हुई वो आहिस्ता आहिस्ता हायरार्कियल
या क्या बोल सकते हो आप, इनहेरिट होने लगी टिल सेंचुरीज। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब डिवीजन हो गई, प्रीस्ट बन गया और किंग बन गया। अब क्या हुआ, इन लोगों ने लूटना भी शुरू किया, वॉर होते थे, लोगों से चीज़ें लेते थे, और वॉर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉर लड़ती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, मुझे जितना भी रिवॉर्ड मिलता है वॉर में, काउस, सोना, खाना, मैं अपने पास, उसका मतलब मैं ग्रो हो गई। पर मैंने जिनकी मदद ली वॉर लड़ने में, जिन्होंने मुझे वॉर के टाइम पे खाना सप्लाई किया या सोल्जर सप्लाई किए, मैंने उनकी कोई मदद नहीं की, राइट। और जितना भी वॉर से हमें स्पॉइल्स मिले या वॉर से हमें रिवॉर्ड मिले, वो मैंने अपने पास ही रख लिया। तो ग्रो कौन करेगा, मैं। और मैंने किसके साथ गलत किया, उनके साथ जिन्होंने मुझे वॉर के दौरान हेल्प की, और वो क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा लोअर, क्योंकि उन्होंने मेरे को हेल्प कर दी, अपने रिसोर्सेज तो ख़त्म कर दिए, और मैंने उनको बदले में वॉर से जीते हुए रिसोर्सेज से कुछ नहीं दिया। तो दैट लेड टू दी ग्रेटर लोअरिंग ऑफ द कॉमन पीपल, दैट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वॉर। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो बढ़ती गई, वो गहरी होती गई। पहले कलर आया, कलर के हिसाब से ऑक्यूपेशन आया, बिकॉज आर्यंस वर स्ट्रॉन्गर। ऑक्यूपेशन आया, और ऑक्यूपेशन तब रिजिड होने लगा जब एक ही इंसान को, एक ही चीज़, कम्युनिटी को या एक ही ग्रुप को फ़ायदा हो रहा था और दूसरे लोग सफ़र कर रहे थे। अब हमारे यहाँ पे भी जो इनकम गैप है वो बढ़ता जा रहा है रिच और पुअर के बीच में। उस वजह से क्या होता है, पुअर लोग जो होते हैं, जो लोअर स्टार्टा होता है, वो और नीचे धंसते जाते हैं और हम ग्रो होते जाते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो डिवीजन तो बढ़ेगी, जितना गैप बढ़ेगा उतनी डिवीजन बढ़ेगी। तो याद रखो, इकोनॉमिकली जितना गैप बढ़ता है या फाइनेंशियली या रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही गैप सोशली भी बढ़ता है। ठीक है, आप जितने ऊपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में जाओगे, वो उतने लोअर स्ट्राटा को कुछ नहीं मानेंगे, राइट। क्लियर है, पक्की बात है। तो ये सोसाइटी में होने लगा। सोसाइटी हाउएवर अभी तक इगैलिटेरियन ही थी, इक्वालिटी पे बेस्ड ही थी, पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, पर वो डिफरेंसेस रिजिड नहीं थे। रिजिड ना होने का मतलब वो फ्लेक्सिबल थे, उनको भी बेनिफिट हो जाता था, कभी कभी उनको भी होता था, उनको भी मौका दिया जाता था आगे बढ़ने का, मतलब रिजिड नहीं थे। इसके बाद रिजिड हो जाएंगे, शूद्रास को कुछ करने ही नहीं देते थे। क्लियर है, समझ आई सोसाइटी कैसी थी। शूद्रास अपेयर्ड बट इन अ वेरी लेटर टाइम पीरियड ऑफ द ऋग्वेदिक एज। क्लियर है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली शुरू हुआ लेटर वैदिक एज में। इसने तो सिर्फ शुरुआत की थी, इसने सिर्फ फाउंडेशन ले डाउन किया ना। क्लियर है, सोशल स्ट्रक्चर लिख लें। लिखो सोशल डिविजन स्टार्ट टॉपिक। In the early Vedic Aryan society, the social divisions were based on the colors. एक सेकेंड, the term varn was used to divide the people a varn was used to divide the people on the basis of their color. The Aryan language speakers were fair, whereas the indigenous inhabitants were dark in color.
नेक्स्ट लिखो, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ सोशल डिविजन. The factor contributing to the creation of social division was the conquest of the indigenous people. Was the conquest of the indigenous people. Conquest of the indigenous people by the Aryans. Conquest of the indigenous people by the Aryans. यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट लिखो, दासास एंड दस्यूस were treated as slaves. Dasas and dasyus were treated as slaves and shudras तो ऋग्वेदा में वैश्य ये सब मेंशन नहीं है, प्रीस्ट पुरोहिता ही वो बोलते थे. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऋग्वेदा मेंशंस आर्यवर्ण एंड दासावर्ण. आर्यवर्ण एंड दासावर्ण. नेक्स्ट लिखो, द ट्राइबल चीफ एंड प्रीस्ट grew at the cost of their kinsman. Grew at the cost of their kinsman and created social inequalities in the tribe. Cost of their kinsmen मतलब बाकी के रहने वाले, kinsmen KINSMAN एंड क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज़. तो सोशल इनइक्वालिटीज़ भी तभी आती है जब किसी की फिनेंशियल या इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हो, राइट. एंड क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज़ इन द ट्राइब. क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज़ इन द ट्राइब. लिख लिया यहाँ तक सबने? नेक्स्ट लिखो, द आर्यन ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू. The Aryan tribal society was divided into 3 groups. Warriors, priest and people. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फोर्थ डिविजन ऑफ शूद्रास. द फोर्थ डिविजन ऑफ द शूद्रास appeared later in the 10th book or chapter of Rig Veda. और द चैप्टर ऑफ ऋग्वेदा. क्या बोलते हैं उसको? मंडला. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन द एज ऑफ ऋग्वेदा, in the age of Rigveda, differentiation based on occupation began among the people. Differentiation based on occupation began among the people. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the unequal distribution of spoils of war. स्पॉइल्स मतलब जो वॉर से हम जीतते हैं ना चीज़ें, ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वॉर
further aggravated the difference between the king priest and the common people. नेक्स्ट टू लास्ट पॉइंट लिखो. हाउएवर the society was still tribal and egalitarian, egalitarian, there were differences but not the rigid ones. अब थोड़ा सा वुमेन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है. ऊपर भी लिखा है पर इसमें भी लिख लो. There were differences but not the rigid ones. यहाँ तक लिख लिया. नेक्स्ट लिखो. However, नहीं, though the society was patriarchal, the women were given equal opportunities to sit in the, कौन कौन से में बैठते थे वो, सभा एंड विधाता. नेक्स्ट लिखो इसमें पॉइंट, विधाता. They in religious ceremonies they enjoyed equal place with men. In religious ceremonies they enjoyed equal place with men. Full stop. There was no child marriage. Comma, had freedom to select their husband. मतलब वो अपने हस्बैंड भी खुद ही चूज़ करे थे. द्रौपदी ने खुद ही चूज़ किया था ना अपना हस्बैंड, ठीक है. कॉमा, एंड gained philosophical and intellectual knowledge. यहाँ पे अभी वुमेन वेदा पढ़ रही थी, ऋग्वेदा वगैरह वो पढ़ते थे. The famous women poets of this time are women poets, यानी कि जिन्होंने वैदिक हिम्स भी लिखे थे. Of this time were लोपामुद्रा,
अपाला, घोषा एंड विश्ववरा। क्लियर है यहाँ तक? तो सती, चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं थी। सोसाइटी पैट्रियार्कल होती है, आज के टाइम में भी सोसाइटी पैट्रियार्कल ही है, पर वुमेन के पास अच्छा स्टेटस है, लीगल राइट्स हैं, लीगल प्रोविजंस है, प्रॉपर्टी होती है, वुमेन भी जॉब कर रही है, पर सोसाइटी तो पैट्रियार्कल ही है। अभी तक पैट्रियार्कल सोसाइटी तो हुई नहीं है, ना ही न्यूट्रल है, पर कहीं ना कहीं हक है। तो उस टाइम पे भी पैट्रियार्कल थे, पर वुमेन के पास हक था। जब तक उनकी शादी नहीं होती थी वो पढ़ाई करती थी। ठीक है, द्रौपदी भी तो पढ़ी थी, सीता माता भी पढ़े थे। विश्ववरा, WAVARA। ठीक है, तो विडो रीमैरिज वाला भी पॉइंट इसमें लिख दो। विडो रीमैरिज एंड लेवरेट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हें याद रहेगा कहाँ पे क्या लिखना है। क्लियर है? चारों लड़कियों के नाम लर्न कर लेना। ठीक है, अब हमारा रह गया सिर्फ गॉड्स और रिलीजन, जो हम कल करेंगे। इसको प्लीज़ रिवाइज करो और प्लीज़ बुक्स पढ़ो। एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर एस शर्मा ली है तो पढ़ भी लो, खोल भी लो, ऐसे गंदी हो जाएगी, है ना, पढ़े पढ़े।